देखो माई सेल्फ विक्रांत यादव। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पॉलीमर का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो पढ़ा पॉलीमर की इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है, पॉलीमर की अगर बात करें क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, तीसरी चीज जो पढ़ी है मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन। आज जो चलने वाला है तो टाइप ऑफ कोपॉलीमर चलने वाला है। देखिए टाइप ऑफ कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर। देखिए होता क्या, सबसे पहले इसको जानने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। एक आपने वर्ड सुना होगा होमोपॉलीमर और एक सुना होगा आपने हेटेरोपॉलीमर। देखिए होमोपॉलीमर क्या होता है भाई, ऐसे अगर जिसमें अगर ऐसा कोई पॉलीमर जो सारी की सारी सेम मोनोमर यूनिट से बना हो, वो ऐसा पॉलीमर क्या बोला जाता है, होमोपॉलीमर बोला जाता है। और ऐसा पॉलीमर जो डिफरेंट टाइप मोनोमर यूनिट से बना हो क्या बोला जाता है, हेट्रोपॉलीमर या हेट्रोकोपॉलीमर भी बोलते हैं। इसके दोनों नाम है, हेट्रोपॉलीमर या कोपॉलीमर, एक ही बात है, एक ही नाम से जाना जाता है। भाई ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, भाई इसमें तो अरेंजमेंट, होमो में तो क्या सारी एक जो मोनोमर यूनिट एक सीक्वेंस में होगी, भाई सारी ए टाइप की होगी या बीटा एक ही टाइप की होगी, तो उसमें तो अरेंजमेंट शो करने की या क्लासिफिकेशन उसके टाइप पढ़ने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि सारी सेम टाइप की मोनोमर यूनिट होती है। लेकिन जब डिफरेंट टाइप की जब मोनोमर यूनिट होती है, इसमें जुड़ने का जो वे है उनका अलग अलग टाइप से जैसे जुड़े हुए, उसके बेसिस पे उसके टाइप पढ़ते हैं। अब कौन कौन से टाइप है वो देखिए। भाई आपके जो टाइप चलते हैं वो 4 टाइप से चलते हैं। जो पहला आपका जो टाइप है, तो जब आप इसके जो टाइप पढ़ते हैं, पहला जो टाइप है वो आपका है रैंडम पॉलीमर, रैंडम कोपॉलीमर। दूसरा जो आपका है भाई इसका अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर, एक ही बात है, कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर एक ही बात है। तीसरा जो आपका भाई ब्लॉक कोपॉलीमर, ब्लॉक की वही सेम कोपॉलीमर। और लास्ट आपका भाई क्राफ्ट कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर, एक ही बात है। देखो चारों में डिफरेंस क्या है भाई, अब हमने बात है इससे पहले अगर होमोपॉलीमर का क्लासिफिकेशन क्यों नहीं किया, कि उसमें जो मोनोमर यूनिट है सारी सेम टाइप है। भाई ए टाइप है तो सारी ए टाइप एक ही सीक्वेंस में जुड़ती हुई चलती है। लेकिन बात करें जिसमें हेट्रोपॉलीमर में जब सारी डिफरेंट मोनोमर यूनिट होती है, मतलब 2 से ज्यादा टाइप की, भाई 1 से ज्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट होती है, वो उनके जुड़ने का जो सीक्वेंस है कैसे कैसे होता है, हम बेसिस में हम 4 टाइप का क्लासिफिकेशन करते हैं। टाइप की बात करते हैं, रैंडम वर्ड से आ रहा है, रैंडम बात है डिसऑर्डरनेस, किसी चीज की अगर व्यवस्था ही नहीं जो होती, कोई अगर बात है कोई अरेंजमेंट ही नहीं होता, वो तब बात किसकी होती है भाई, रैंडम कोपॉलीमर की। बात करें रैंडम के केस में क्या होता है भाई, एक तो बात है जब कोपॉलीमर आ गया, हमें ये तो पता है ऐसा पॉलीमर जो है कि 1 से ज्यादा मोनोमर यूनिट से बना है। 1 से ज्यादा मतलब या तो A+B से बना है, 2 टाइप यूनिट से, 3 की टाइप से हो सकता है। ये यूनिट कैसे जुड़ सकती है, बात कर रैंडमली, मतलब ए होगा उसके बाद उसकी बी यूनिट जुड़ी होगी, उसके बाद वापस से पता नहीं ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, या फिर 2 बार ए आ सकता है, एक बार बी आ जाए या ए आ जाए, कोई पता ही नहीं कब ए आ रहा है कब बी आ रहा है, कोई फिक्स नहीं है कि भाई ए के बाद बी आए, ए के बाद ए भी हो सकता है। ऐसे टाइप का जो कोपॉलीमर होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की मोनोमर यूनिट से बना है, भाई ए में मोनोमर है, दूसरी मोनोमर यूनिट कौन है, बी, 2 टाइप के, दोनों में कोई फिक्स अरेंजमेंट हो सकता है। यहाँ पे भी क्या हो भाई, ए, कोई फिक्स ज्योमेट्री ना हो, एक अलग अलग कोई सीक्वेंस ना हो, ज्योमेट्री की बात नहीं की जाती है, सीक्वेंस की भी बात की जाती है। जो मोनोमर का जो सीक्वेंस है कोई फिक्स नहीं होता, एक के बाद आ रहा है मोनोमर यूनिट, दोबारा से अगर बात रिवाइज हो रही है नहीं हो रही, कोई फिक्स नहीं होता। ऐसा टाइप का जो पॉलीमर होता है कौन सा बोला जाता है, रैंडम कोपॉलीमर। कोपॉलीमर वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि 1 से ज्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट ऐड हुई है। और रैंडम क्यों है कि इसमें कोई रैंडमनेस, इसलिए क्योंकि कोई भी सीक्वेंस फिक्स नहीं है। ऐसे टाइप का जो कोपॉलीमर क्या बोला जाता है आपका, रैंडम कोपॉलीमर। दूसरी बात की जाए अल्टरनेटिंग के केस में क्या होता है भाई, वो देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखना अल्टरनेटिंग के केस में क्या होता है कि ये भी भाई हेट्रोपॉलीमर की बात कर रहे हैं, 1 से ज्यादा मोनोमर यूनिट की, माना 2 मोनोमर यूनिट मान ले, पहले ए सीक्वेंस अल्टरनेट की बात कर रहा है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर की बात कर रहा है। अगर 2 टाइप की, अगर मान ले कि 2 टाइप की यूनिट मोनोमर यूनिट से बना है, माना 2 कौन सी, एक के बाद एक तो बी है, उसके बाद एक सीक्वेंस मिलेगा आपको, एक के बाद बी मिलेगा, बी एक के बाद फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए और फिर बी, ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा। एक के बाद में बी, फिर बी के बाद में ए, फिर ऐसे ए बी टाइप से चलता रहेगा, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेगा। ऐसे टाइप का जो कोपॉलीमर होता है या हेट्रोपॉलीमर होता है, उसको कौन सा बोलते हैं, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर या अल्टरनेटिंग हेट्रोपॉलीमर बोलते हैं। क्लियर है भाई। अगला जो तीसरा ब्लॉक कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर, देखना इसके केस में क्या होता है, ब्लॉक के केस में वर्ड आ रहा है ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक बन जाते हैं। मतलब अगर बात है कि 2 टाइप की माना यूनिट से बनाए, ए और ए, एक ब्लॉक बन गया, फिर उसके बाद 2 का ब्लॉक बना तो सारे 2 के ब्लॉक बनेंगे, दूसरे टाइप भी 2 ब्लॉक, उसके बाद वापिस एक सीक्वेंस, ए का ब्लॉक,
फिर ऐसे बी का ब्लॉक। माना 3 टाइप मोनोमर यूनिट से बना है, तो पहले क्या होगा भाई, जैसे कि ए का जैसे ब्लॉक बन गया, उसके बाद बी का ब्लॉक आएगा, उसके बाद सी का ब्लॉक आएगा, फिर से वापस से रिपीट होगा, ए का ब्लॉक आएगा, फिर बी का आएगा, उसके बाद सी, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। एक ब्लॉक बाय ब्लॉक, या अगर हो सकता है 3 की यूनिट हो जाए, 3 आया, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद वापस से 3 रिपीट क्या होगा, एक सेम सीक्वेंस में 3 इसके ब्लॉक 3, ऐसे टाइप का जो कोपोलीमर या ब्लॉक, अगर बात है हेट्रोपोलीमर कौन सा बोला जाता है, ब्लॉक कोपोलीमर या ब्लॉक हेट्रोपोलीमर बोला जाता है। क्लियर है। लास्ट जो बोल गया आपका क्राफ्ट, क्राफ्ट के केस में क्या होता है देखना भाई, उसमें भी क्राफ्ट भी इजी कुछ नहीं है। क्राफ्ट में क्या होता है, एक टाइप का, भाई हमें पता है 2 टाइप की है, 2 या 2 से अधिक मोनोमर यूनिट से बना होगा, जब 2 होती है 2 से ज्यादा, माना कि 2 से बना है, तो एक टाइप की जो मोनोमर यूनिट है वो तो क्या बनाती है, मेन चेन बनाती है, और दूसरे टाइप की जो मोनोमर यूनिट है वो उसकी ब्रांच में साइड में जुड़ जाती है, कहीं पे भी जुड़ जाएगी, माना यहां पे जुड़ गई, उसकी ब्रांच बना लेगी, ऊपर जुड़ जाएगी, ऐसे ब्रांच बना लेती है। क्लियर। ऐसे टाइप के जो पॉलीमर होंगे कोपोलीमर, वो कौन से बोले जाएंगे, क्राफ्ट कोपोलीमर। तो ये आपने अभी जो पढ़ा है टाइप ऑफ कोपोलीमर पढ़ना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है रबर। देखिए वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, सवाल भी वहीं से बनते हैं, उसके कॉमर्शियल यूजेज से बनते हैं। जो कॉमर्शियल आपके कुछ एक सिंथेटिक रबर है या पॉलीमर है, देखना, देखिए रबर, देखिए रबर वर्ड जब आपके माइंड में आता, सबसे पहले आते आप, एक तो रबर आपका जो पेंसिल से मिटाने वाला इरेजर, ये वो रबर नहीं है, मतलब अगर बात है वो भी एक रबर की क्वालिटी, वो भी एक पॉलीमर है, लेकिन आप जो नोटों पे चढ़ाने वाला जो रबर है वो भी एक रबर की इसी यूनिट में आता है। तो सारे जैसे कि आप फैन बेल्ट वगैरह होती किसी चीज की, वो भी प्लास्टिक की होती है, जैसे कि रबर में इलास्टिसिटी वाली जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी किसमें आती है, रबर में आती है। जो बहुत सारे मटेरियल बनते हैं जो कि डेली यूजेज है, इंडस्ट्रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेज आते हैं। तो रबर के भी 2 टाइप पड़ते हैं, बात कीजिए, तो पढ़ते हैं नेचुरल रबर, और दूसरा चलता आपका सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर, आपने एक चीज और भी पढ़ी होगी, आपने 2 टाइप के पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की क्लासिफिकेशन लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा होगा। वहां पे होता है क्या, नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं, रबर एक पॉलीमर है भाई, तो नेचुरल रबर, रबर की बात कीजिए, रबर एक पॉलीमर है वास्तव में। तो अगर बात है नेचुरल और सिंथेटिक वर्ड से मतलब क्या है, नेचुरल का मतलब जो नेचुरली प्लांट से हम या किसी एनिमल से भाई जहां से सोर्सेज मिलते हैं। सिंथेटिक ये मैन मेड पॉलीमर होते हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। क्लियर, ये चीज आपने पढ़ी थी। तो नेचुरल क्या होता है, नेचुरल रबर के बारे में सबसे पहला जो टाइप पढ़ने वाले, ए टाइप आपका नेचुरल रबर है, दूसरा बी टाइप कौन सा है, सिंथेटिक रबर। तो नेचुरल रबर कहां से मिलता है, कैसे बनाया जाता है, वो चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले कि वास्तव में होता है क्या है, तो ये होता है इलास्टोमर होता है। बात होती है कि इलास्टोमर क्या होता है, आपने फिर से वापस हम क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। आपने ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे पढ़ाते हैं कि इलास्टोमर क्या होते हैं। 2 चीजें होती थी ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मोनोमर यूनिट के बीच में जो मोलिकुलर के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं उनके 2 बेस होते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, भाई मोनोमर यूनिट के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं तो उन्हें खींचा नहीं जा सकता, ऐसे फाइबर पॉलीमर बोले जाते हैं। लेकिन जिनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते थे उन्हें आसानी से इलास्टिक खींचा जा सकता है, मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें फैलाया जा सकता है। ऐसे टाइप के जो पॉलीमर होते थे उनको क्या बोलते थे भाई, इलास्टोमर कहते हैं। तो नेचुरल रबर वास्तव में इलास्टिक एक पॉलीमर है, इलास्टोमर है, जिनको आपस में आसानी से खींचा जा सकता है। मिलता है कहां से भाई, इसको सबसे पहले इसको मिलाया जाता है, ये मिलता है रबर लेटेक्स से बनाया जाता है। देखिए रबर, अब ये बात आती है रबर लेटेक्स क्या होता है, एक मिल्क लाइक लिक्विड होता है, मिल्क लाइक लिक्विड, मिल्क के जैसा ये क्या होता है, लिक्विड होता है। अब एक प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेनेड बाय प्लांट। अब वो कौन सा प्लांट होता है, इसके लिए इसका प्लांट होता है हेविया, और बात है ब्रेसिलियंसिस, हेविया ब्रेसिलियंसिस नाम का एक प्लांट होता है जिससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। अब होता क्या है, सबसे पहले वास्तव में इस प्लांट से हम इसको कट लगा के उसमें से एक मिल्क लाइक लिक्विड निकालते हैं, मिल्क जैसा एक लिक्विड मिलता है, इसको बोलते हैं लेटेक्स या उसको बोलते हैं रबर लेटेक्स बोलते हैं। जिससे क्या बनाया जाता है भाई, नेचुरल रबर बनाया जाता है। देखिए सबसे पहले बात की जाती है इसके मेथड ऑफ, अगर बात है ऑब्टेनिंग मेथड ऑफ, इसी में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपका पहला टॉपिक आता है नेचुरल रबर में, वो ये आता है मेथड ऑफ ऑब्टेन नेचुरल रबर।
नेचुरल रबर कैसे इसको ऑब्टेन करते हैं? सबसे पहले क्या जाता है, आपका जो हैबियस ब्रेसेंसिस जो आपका प्लांट है, जो रबर का जो प्लांट होता है उसको कट लगाया जाता है, उसके बार्क पर छाल जो होती है ना, पेड़ की जो सरफेस होती है एक्सटर्नल, जो उसके अगर स्ट्रीम अगर तने की बात करें, उसको कट लगा के वहां पे एक ऐसा कंटेनर लगा दिया जाता है जिसमें धीरे धीरे वो लिक्विड मिल्क जैसा दूधिया कलर का उसमें से लिक्विड निकलता रहता है। तब तक वो कंटेनर भर जाता है, रात भर छोड़ दिया जाता है, 2 से 3 घंटे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इस कंटेनर को हम अलग कर लेते हैं, जिसमें मिल्क जैसा लिक्विड क्या रह जाता है भाई, ये मिल्क लाइक लिक्विड बच जाता है। मिल्क लाइक लिक्विड होता है जिसको क्या बोलते हैं आपका भाई, रबर लेटेक्स या लेटेक्स बोलते हैं। क्लियर है? करते क्या इस लेटेक्स को, अब इससे नेचुरल रबर कैसे बनाते हैं, इसको सबसे पहले डाइल्यूट करते हैं। ध्यान से देखना भाई, इजी है, डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट विद वाटर। और वाटर में कब तक डाइल्यूट करते हैं कि इतना डाइल्यूट करते हैं कि इसका जो परसेंटेज बचा रह जाए वो 10 to 20% बचा रह जाए। जैसे कि आप दूध में पानी मिलाते हैं, घर का जो दूध होता है उसको डाइल्यूट करते हैं पानी के साथ, और इतना डाइल्यूट करते हैं कि उसका जो आपने अगर 100 लीटर अगर 10 लीटर मिल्क लिया तो उसमें 90 लीटर आपको क्या मिला दिया उसमें, पानी, तो 10-90 वाला वो केस हो जाता है। जैसे 50% का अगर बात करें, 50 में क्या होता है, 50% ही आपका मिल्क और 50% ही वाटर, वो 50% डाइल्यूशन होता है। उसके बाद डाइल्यूट करते हैं कितना की, जो रबर की अगर बात करिए, मिल्क लाइक लिक्विड जो लेटेक्स की जो क्वांटिटी कितनी रिमेन रह जाए, कितनी बची रह जाए, 10 to 20%, बाकी उसमें क्या मिला देते हैं, पानी। उसके बाद होता क्या है, इसमें मिलाया जाता है डाइल्यूट, अगर बात है भैया आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन गया भाई, इसमें पानी मिला दिया, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में हम जो 1% मिलाते हैं, 1% इसमें मिलाते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड काम करता है जैसे दूध में छाछ क्या काम करती है भाई, उसको फाड़ने के काम आती है। जैसे कि दूध में छाछ डालते हैं, जो आपने मिल्क लिया, जैसे गर्मी में देखा उसमें छाछ भी गलती से अगर किसी खट्टे पात्र में डल जाती दूध फट जाता है। सेम काम एसिटिक एसिड करता है, किसमें, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और किसका, लेटेक्स का। वो इस सॉल्यूशन को क्या कर देता है, कोगुलेट कर देता है। कोगुलेट कर देता, वर्ड आता है कोगुलेट, क्या होता है इस वर्ड के बारे में हम सरफेस केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि आपने मिल्क में कभी भी आप एकदम से उसमें कोई छाछ वगैरह डालते, दूध फट जाता है। गर्म किया होगा, अगर जैसे मिल्क लिया, छाछ डाल, इसको थोड़ा गर्म, फट जाता है। देखा होता है कि पानी पानी ऊपर हो जाता है, नीचे पनीर जैसा मेटेरियल नीचे जम जाता है। जो वही जो पनीर जैसा मेटेरियल नीचे जमता पार्टिकल, वो प्रोसेस ही कोगुलेशन बोला जाता है। ऐसे ही इसमें जैसे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन था जो लेटेक्स का, उसमें 1% एसिटिक एसिड तो कोगुलेट हो जाता है, मतलब पानी अलग हो जाता है, और नीचे गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ जो लेटेक्स का जो होता है वो नीचे जमा हो जाता है। जिससे किसी भी, जैसे कि पनीर और पानी को कैसे अलग करते हो, फिल्टर के माध्यम से किसी भी, तो इसको फिल्टर करते हैं। सेम इसे भी क्या करते हैं हम, वो फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो बचा हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट जो पार्ट आपको जो मिलता है, किसका, एक रबर का मिलता है, उसको बोलते हैं क्रीप रबर कहते हैं, जो कि नेचुरल रबर होता है। क्लियर है? तो ये प्रोसेस होता है भाई, नेचुरल रबर को हम कहां से लेते हैं, नेचुरल रबर आपको जो धीरे धीरे इस प्रोसेस से, सबसे पहले प्लांट जो था रबर का, उससे हम उसको मिल्क टाइप एक लिक्विड लिया जिसको लेटेक्स बोलते हैं, उसको 10 से 20% जब तक रिमेन ना जाए तब तक वाटर के साथ क्या करते हैं, डाइल्यूट। उसके बाद 1% एसिटिक मिला के उसको कोगुलेट कराते हैं, नीचे जम जाता है, उसको फिल्टर करके निकाल लेते हैं, और वो रबर जो होता है कैसा होता है, क्रीप रबर। एक चीज और भी आती है, ये जो रबर होता है वो ज्यादा यूजफुल नहीं होता। अब क्यों यूजफुल नहीं होता, इसको यूजफुल बनाने के लिए इसको मॉडिफाई करते हैं। और जब भी बाद में मॉडिफाई इंसान करता है, तो पहले तो नेचुरल प्रोसेस चल रहा था अभी तक, जैसे अब किसका काम आ गया, लैब का, इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजमेंट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी चली जाती है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, जो नेचुरली तो मिलते हैं लेकिन लैब में कुछ उनको मॉडिफाई करते हैं। हमने पार्ट पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, तो यूजफुल बनाने के लिए इनको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में पढ़ते हैं। देखिए यूजफुल क्यों नहीं होते, उसके क्या कारण है, वो भी एक चीज देख लेते हैं। यूजफुल होने क्यों नहीं होते, एक तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी की जो बना हुआ आपका जो क्रीप रबर होता है उसकी होती लो इलास्टिसिटी। देखिए लो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि इलास्टिसिटी होती किसी भी रबर की जो खींचने की, आपने देखी इलास्टिसिटी छोड़ते वापस आ जाए, कि बहुत लो होती, बिल्कुल जैसे कि आपका पनीर, आप पनीर को खींचोगे तो आसानी से टूट जाएगा, मतलब ब्रिटल नेचर का होता है। तो जो आपका जो क्रीप रबर है वो लो इलास्टिसिटी है, ये भी उसकी कमजोरी होगी भाई। ऐसा रबर यूजफुल ही नहीं है जिसको आसानी से हम ना तो कोई उसकी बेल्ट वगैरह बना सके, ना उसके कपड़े के धागे कुछ बना सकते भाई, जो आसानी से टूट रहा है तो इतना यूजफुल नहीं है। दूसरा इसकी चीज है कि टेम्परेचर इंक्रीज होती, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करती, ये हो जाता है सॉफ्ट हो जाता है।
मतलब इसे धूप में भी काम नहीं ले सकते भाई, ऐसा रबर जिसे धूप में भी नहीं रख सकते, क्योंकि धूप में रखते ही कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, इस वजह से भी यूजफुल नहीं। तीसरा, इसकी जो वाटर एब्जॉर्बिंग बात की जाए, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वो भी ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है, मतलब इसको पानी में भी रखें तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको पानी में ऐसा भाई इसके कपड़े या कोई फाइबर भी नहीं बनाए जा सकते कि भाई इसको पानी में लेंगे तो वाटर को एब्जॉर्ब कर जाता है, तो उसलिए भी इन तीनों क्वालिटी की वजह से इतना यूजफुल नहीं होता। अब इसको यूजफुल बनाने के लिए, मतलब इसकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज करने के लिए, इसकी एब्जॉर्बिंग पावर घटाने के लिए इसको मॉडिफाई करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं लेबोरेटरी में, और वो प्रोसेस आपका जो बोला जाता है वो बोला जाता है वल्केनाइजेशन, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से अच्छा सवाल भी बनता है। वल्केनाइजेशन जो रबर है, एक जो नेचुरल प्रोडक्ट से मिलने वाला ही रबर है, लेकिन अब ये नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल पॉलीमर नहीं रह जाता, अब ये हो जाता सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जो नेचुरल रबर तो मिला आपने नेचर से, प्लांट से, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बदल दिया हमें, सिंथेटिक लैब में थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया, सल्फर के साथ उसे गर्म करेंगे, बताएंगे क्या होता है। गर्म करने के बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, एक अच्छी प्रॉपर्टी, उसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है, अच्छी प्रॉपर्टी का एक रबर बनता है। तो इसलिए वो नेचुरल तो रह नहीं गया, क्योंकि हमने उसको लैब में मॉडिफाई किया, तो इसलिए ये बोला जाएगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कोई एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल, तो वो आ जाता है वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर करते हैं तो जो रबर एब्स्ट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं वल्केनाइज्ड रबर बोलते हैं। देखिए वो भी पढ़ने वाले, उससे पहले एक चीज और पढ़ेंगे इसी में, देखना। देखिए इससे पहले हम एक पढ़ेंगे, सबसे पहले जो आपका नेचुरल रबर था, इसकी पढ़ेंगे हम सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कंपोजिशन की बात करें एंड स्ट्रक्चर। भाई उससे पहले वल्केनाइजेशन पढ़ेंगे, इससे पहले इसकी पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। भाई वास्तव में नेचुरल रबर किस चीज की, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है। वास्तव में जो इसकी मोनोमर यूनिट होती है नेचुरल रबर की, वो होती है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होती है भाई, देखना, ये होती है आपकी आइसोप्रीन यूनिट, इसको बोलते हैं भाई आपकी आइसोप्रीन, जो कि मोनोमर यूनिट है किसकी, नेचुरल रबर की। अब देखना काम कैसे करती है, आपको एक सीक्वेंस पढ़ा होगा, आपको नेचुरल रबर के बारे में देखना, एक चीज बताते हैं पहले। और भी आपने इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट आपने देखा होगा, आपने कभी पढ़ा है सी जैसे CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कराएं तो आपको फिक्स पता है कि अगर रेजोनेंस के थ्रू ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट और ये वाले कहां शिफ्ट, यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। भाई इस पर अगर बात है, इसके रेजोनेंस के बाद अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बाद, इस CH2 पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया, इन दोनों कार्बन के बीच में, और यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, नेगेटिव। भाई एक अगर ऐसी और यूनिट लूं, मुझे पता है कि मोनोमर यूनिट अगर बात है एक ऐसी है, तो पॉलीमर में से हजारों यूनिट जुड़ती है, बस सेम अगर ऐसी यूनिट एक आगे, बिल्कुल सेम ऐसी यूनिट, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब भाई मोनोमर पॉलीमर में मोनोमर यूनिट ऐसे जुड़ती हुई चलती है, भाई ये इस प्लस पे, इसके आगे भी ऐसी कोई सेम मोनोमर यूनिट भी, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे हजारों यूनिट छोटी छोटी एक सीक्वेंस में चलती जुड़ रही होगी भाई। मोनोमर यूनिट ये इस पर अटैक करेगी प्लस माइनस पे, ये माइनस प्लस इस पे, ऐसे अगली वाली पे। अब जुड़ने के बाद ये ऑर्डर इसका इसमें बदल जाता है, सेम केस ये। अब ये तो इसकी आइसोप्रीन मोनोमर यूनिट है, पॉलीमर के बाद कोई पिछली वाली यूनिट इस पे अटैक कर रही होगी, प्लस वाला जो माइनस वाला चार्ज इस पे, ये वाला शिफ्ट कहां हो रहा होगा, यहाँ पे, ये किसी अगले वाले पे, ऐसी कंटिन्यूअस सीक्वेंस चल रहा होगा। पॉलीमर में जब जुड़ेगा भाई, इसकी एन यूनिट जब जुड़ेगी, तो जुड़ने के बाद ये को पीछे से जुड़ेगा CH2, उसके बाद ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया, यहाँ पे कार्बन के और इस कार्बन के बीच में, मतलब CH डबल बॉन्ड CH। देखिए इसमें जो शिफ्टिंग होगी भाई, इसमें क्या होगा कि वही सेम CH2 जो हुआ है इसमें, इधर से आए ये इधर, तो इसके बाद क्या होगा भाई अगला CH2, ये CH3 एज इट इज रहेगा। ये CH2 जो किसी अगली पे अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड तो टूट जाएगा, अगली वाली से बनेगा, तो कौन सी टर्म्स हो जाएगी ये, और कब तक ये यूनिट जुड़ती चलेगी, जब तक इसकी कितनी यूनिट ना हो जाए, एन यूनिट ना हो जाए। क्लियर है चीज, ये आइसोप्रीन है, ये एक मोनोमर यूनिट थी। अब इसकी सारी जब मोनोमर यूनिट जुड़ चुकी होती, मतलब एन मोनोमर यूनिट जुड़ चुकी होगी, तो सामने वर्ड क्या लग जाएगा, पॉली, क्या बोला जाएगा, पॉली आइसोप्रीन। क्लियर है भाई चीज है। तो ये होता है भाई आपका जो नेचुरल रबड़ होता है, वास्तव में क्या होता है, वो होती पॉली आइसोप्रीन होती है, ये पॉलीमर होता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी और है सिस और ट्रांस के केस में, तो कौन सा सिस होता है, अच्छा सवाल है इसमें से, एक बार वो चीज और देखना भाई।
देखना, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आपने जीओसी से रिलेटेड कि एक सिस और ट्रांस के केस पढ़े थे। देखना, जब भी अगर बात करें, मैं इसी प्रॉपर्टी में यहां लिख रहा हूं, CS2 C CS3 डबल बॉन्ड CH CS2, ये आपकी पॉलीआइसोप्रीन यूनिट है भाई। देखना, इस केस में अगर इस कार्बन की और मैं इस कार्बन की बात करूं, दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है भाई, sp2 है। चेक कर सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर काउंट करते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कार्बन के पास होती नहीं है, तो 3 कार्बन के लिए भाई 3, इसकी जो स्टेरिक नंबर 3 है, और 3 के लिए कौन सा है, sp2, और उसके लिए जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। और उनमें जो इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में जो दोनों कार्बन है भाई, इनमें ये होगा, और दोनों कार्बन के बीच में जो ट्राइंगल के बीच में जो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, जैसे कि आप हाइब्रिडेशन में पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे इस कार्बन से क्या जुड़ा है, तो भाई CS3, एक क्या जुड़ा हुआ है, CS2। सेम इस वाले कार्बन से एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक क्या जुड़ा हुआ है, CS2। अब सिस वाले केस में क्या पढ़ा होगा आपने, जब एल्कीन के जो सेम ग्रुप सेम साइड हो, सेम ग्रुप सेम साइड हो तो वर्ड लगता है सिस। अब हमने यहाँ पे भाई हाइड्रोजन को ऊपर लिया, नीचे CS2 को, हो सकता था क्या हो सकता था भाई, इसी केस में हाइड्रोजन कहां होता, नीचे होता, CS2 कहां होता, ऊपर होगा भाई, हो सकता था। वही सेम केस, ये एन यूनिट, इसकी भी वही भी एन यूनिट। ये जो केस है भाई, इसमें जो सेम ग्रुप है मतलब CS2, इसमें कहां चलेगा, एल्कीन के एक तो ऊपर की साइड और एक कहां, नीचे की साइड। इसके लिए वर्ड कौन सा लग जाता भाई, ट्रांस। इसके लिए कौन सा लगता है, जब सेम यूनिट सेम ग्रुप सेम साइड हो तो क्या लगता भाई, सिस पॉलीआइसोप्रीन बोलते हैं इसको। क्लियर है चीज भाई। अब जो नेचुरल रबर होता है वास्तव में वो कौन सा होता है भाई, आपका सिस, यही होता है आपका नेचुरल रबर। आपसे पूछा जाता है भाई कि कौन सी पॉलीआइसोप्रीन होती है, सिस या ट्रांस, तो कौन सी होती है आपकी सिस। जो ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन होती है इसको कहते हैं गट्टा पर्चा भाई। एक दूसरी पॉलीमर यूनिट आ जाती है गट्टा पर्चा। तो ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन को बोलते हैं गट्टा पर्चा, सिस पॉलीआइसोप्रीन को क्या कहते हैं, नेचुरल रबर कहते हैं। दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है। जब सिस वाले केस में जो सेम ग्रुप सेम साइड हो तो एल्कीन के सेम साइड, मतलब चाहे वो दोनों ऊपर हो या दोनों नीचे, इसमें दोनों अपोजिट, एक इस साइड है एल्कीन के नीचे की तरफ तो एक कहां ऊपर की तरफ, तो वर्ड कौन सा लग जाता है, ट्रांस। ये आपका कौन सा पढ़ा आपने भाई, आपका नेचुरल प्रोडक्ट की आपने सिस और ट्रांस वाले केस। अब एक वर्ड आया था वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई एक रबर के रेस्पेक्ट में क्यों पढ़ते हैं, कौन से केस है, देखिए क्या होता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। देखिए वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, देखिए क्या होता है। वल्केनाइजेशन रबर क्या किया जाता है, जो आपका नेचुरल पॉलीमर है उसको हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यूजफुल नहीं होता है, यूजफुल इतना नहीं होता है क्योंकि उसकी एक तो इलास्टिसिटी क्या होती है, लो होती है। दूसरा जो केस पढ़ा उसके लिए रेस्पेक्ट में क्या पढ़ा भाई, उसकी अगर बात की जाए जो वाटर एब्जॉर्बिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है, तुरंत वाटर एब्जॉर्ब कर लेती, इसीलिए भी यूजफुल नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी थी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। उसकी प्रॉपर्टी में कुछ अच्छे फिजिकल प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट करने के लिए उसका वल्केनाइज करते हैं। वल्केनाइज में क्या होता है, नेचुरल रबर को हीट किया जाता है सल्फर के साथ। सल्फर के साथ क्या किया जाता है भाई, आपको हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसमें क्या होता है, जो आपकी जो पॉलीआइसोप्रीन यूनिट थी क्या थी भाई आपकी, CH2C CS3 डबल बॉन्ड CS2 सॉरी CH ये वाली यूनिट थी भाई, आप पढ़ते आ रहे थे। यही थी आपकी पॉलीआइसोप्रीन यूनिट। दूसरी भी सेम कोई ऐसी भाई, एक पॉलीमर यूनिट ये, तो दूसरी भी एक दूसरी साइड में ऐसे होगी जैसे CS2, ऐसे चलती रहेगी। इनके बीच में हो क्या जाता है कि दोनों दो कोई भी जब मोनोपॉलीमर की जो चेंज चल रही है तो इनके बीच में सल्फर ब्रिज बन जाते हैं। सल्फर ब्रिज का मतलब इनमें एक वाला ऐसे बॉन्ड टूट जाता है और उतनी कोवेलेंसी किससे पूरी कर लेते हैं, आपकी सल्फर के साथ। अभी कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे, जब भी 4 थे, इसने देखो अभी 4, एक बॉन्ड इधर से टूटेगा, दोनों साइड क्या बना लेंगे, एक एक बॉन्ड इससे। अपनी वैलेंसी किससे करेंगे, सल्फर से पूरी करने के बाद जो ये हो गए दोनों के बीच में। अभी क्रॉस लिंकेज का आपने केस पढ़ा था। क्रॉस लिंकेज के केस में क्या होता है कि इसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है प्रॉपर्टी, जिसमें आपने थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक 2 टाइप के पॉलीमर पढ़े थे, जिसमें बस उनके बीच में जिनके बीच में क्रॉस लिंकेज होते हैं उनकी टफनेस इंक्रीज हो जाती है, जिनमें नहीं होते सॉफ्ट नेचर के होते हैं। अब इसका एक नया नाम पड़ जाता है, इसको बोलते हैं भाई, ये पहले जो नेचुरल रबर था ये हो जाता है वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर बोला जाता है। और तीसरी प्रॉपर्टी इंक्लूड हो जाती है, जो वल्केनाइज जो पहले नेचुरल पॉलीमर हुआ करता था, अब ये बोला जाएगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो जाएगा भाई। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर मींस अगर बात है कि पहले जो नेचुरल था, अब इसमें भाई हमने सल्फर के साथ खुद हीट किया तो मैन मेड है, इसमें अगर कुछ हमने प्रॉपर्टी में चेंज किया लैब में, लेबोरेटरी में कुछ चेंज, मतलब जो नेचुरल भी है
और मैन मेड भी है। तो ऐसे टाइप के पॉलीमर जो मिड रेंज में होते हैं, कौन से बोले जाते हैं? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोले जाते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का कोई एक एग्जांपल दीजिए, तो वल्केनाइज्ड रबर का एग्जांपल दिया जाता है, जिनमें सल्फर के ब्रिज बन जाते हैं। तो ये पढ़ा आपने भाई वल्केनाइजेशन रबर, जिसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक रबर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रबर के दो क्लासिफिकेशन हुए थे, एक तो नेचुरल रबर, वो पढ़ा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी और उसको हमने कैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज किया, उसको मतलब नेचुरल पॉलीमर से सेमी सिंथेटिक में कैसे कन्वर्ट किया, वो प्रोसेस बोला गया वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। अब सिंथेटिक पॉलीमर जो हम मैन मेड ही बनाए जाते हैं, तो वो पढ़ने वाले सिंथेटिक पॉलीमर। देखिए क्या होते हैं। पहला जो है आपका भाई सिंथेटिक पॉलीमर, देखिए क्या होता है सिंथेटिक पॉलीमर की, सॉरी सिंथेटिक रबर की बात करें, जो आपका सेकंड क्लासिफिकेशन है। देखिए दूसरा आपका भाई जो सेकंड आप पढ़ने वाले थी सिंथेटिक रबर। तो बहुत सारे सिंथेटिक रबर है जो लैब मेड बनाए जाते हैं। जो पहला आपका, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका भाई, दूसरा आपका, पहला आपका स्टाइलिन ब्यूटाडाइन रबर, इसको ब्यूनाइन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है ब्यूनाइन भी बोलते हैं इसको। देखिए होता क्या है इसके लिए, एक तो यूनिट जो होती है, एक तो 1,3 ब्यूटाडाइन की यूनिट होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH, साथ में दूसरी आपकी यूनिट होती है, एक तो 1,3, ये तो आपका भाई 1,3 ब्यूटाडाइन है, साथ में इसके साथ एक यूनिट होती है स्टाइरिन। स्टाइरिन क्या होता है? ये होता है आपका भाई C6H5, ये आपका होता है भाई स्टाइरिन। तो इसमें एक मोनोमर यूनिट तो होती है 1,3 ब्यूटाडाइन की, जो दूसरी मोनोमर यूनिट होती है किसकी होती है? स्टाइरिन की होती है। सेम सीक्वेंस, अलग अलग टाइप है, इसमें सेम हुई भाई ऐसी, एक यूनिट इसकी, एक यूनिट इसकी। इसका पॉलीमराइजेशन कैसा होगा भाई? इस पे कोई ऐसी, इसके बाद ये यूनिट, उसके बाद सेम ये यूनिट, ऐसा इतनी यूनिट चल रही है, एन यूनिट इसकी और एन यूनिट इसकी। कोई पिछली यूनिट इस पर अटैक कर रही होगी भाई सेम, ये किसी अगली वाली पे, ये इस पर, ये किसी अगली वाली पे। जुड़ने के बाद देखना बनेगा कि इसी का अगर बात की जाए भाई, कोई इससे जुड़ रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा? CH2। उसके बाद ये बॉन्ड टूट के अगले पे शिफ्ट, CH, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, ये बॉन्ड टूट के अगले वाले पे अटैक, यहाँ पे साथ में क्या था? CH2। इसके बाद क्या भाई? CH2, इधर क्या है? CH, और इधर क्या जुड़ा हुआ है? C6H5, और ये कंटिन्यू किसी अगले वाले। और ये कब तक चलेगा? जब तक इसकी वैल्यू क्या ना हो जाए? N ना हो जाए। बस इसी यूनिट को जो बोलते हैं, ये जो बोला जाता है, ये जो पॉलीमर बना, ये आपका ब्यूनाइन या इसको स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर कहते हैं। ये आपका पहला सिंथेटिक रबर है। दूसरे के लिए बात करें, दूसरा भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये जो आपकी पॉलीमर है, इसको यहां नीचे भी लिख सकते हो, ब्यूटा स्टाइरिन ब्यूटाडाइन। दूसरा जो पढ़ने वाले हैं भाई आपका पॉली आइसोब्यूटाइलिन। देखना दूसरा जो भाई दूसरा आपका सिंथेटिक रबर है, दूसरे टाइप पॉली आइसो ब्यूटाइलिन रबर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉली आइसोब्यूटाइलिन रबर में होता है क्या भाई? इसको पीआई भी बोलते हैं भाई, PI और B, ब्यूटाइलिन, पॉली आइसो बी, PIB भी बोलते हैं। PIB जो बना होता है भाई, इसकी जो यूनिट होती है, वर्ड से दिख रहा, आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन क्या होता है भाई? CH2 डबल बॉन्ड C और इससे दो CH3 यूनिट जुड़ी हो, इसको बोलते हैं ओनली आइसोब्यूटाइलिन। इसकी मोनोमर यूनिट है, पॉली दिख रहा है ना, आगे वर्ड से पॉली, उसकी मोनोमर यूनिट आइसोब्यूटाइलिन है। होता है क्या? सेम इसकी एन यूनिट ले रहे भाई, इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? कोई यूनिट पिछली सेम ऐसी, आगे भी सेम यूनिट एक होगी, पिछली वाली इस पर अटैक कर रही होगी, ये किसी अगले वाले पे, बनेगा क्या? CH2 भाई, ये तो किसी पिछली वाली से जुड़ेगा, ये अगले वाले बॉन्ड टूट के ये वाला कार्बन किसी अगले वाली यूनिट, और इस कार्बन पर साथ में क्या जुड़ा हुआ? तो CH3 और CH3। और कब तक जुड़ेगा? जब तक इसकी वैल्यू कितनी ना हो जाए? N ना हो जाए। बस ये आइसोब्यूटाइलिन था, इसके लिए क्या हो जाएगा? पॉली आइसोब्यूटाइलिन। इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं भाई? यहां से तो P वर्ड मिल जाएगा, यहां से I वर्ड मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा? B। इसको PIB भी बोलते हैं। ये आपका PIB आपकी पॉलीमर यूनिट होती है। उसके बाद जो तीसरा आपका चलने वाला, देखिए भाई, इसको तीसरा आपका जो चलेगा वो आपका भाई पॉली ब्यूटाडाइन। देखिए पॉली ब्यूटाडाइन, उसमें भी सिंपल आपको उसी से नाम से दिख रहा है। तीसरा जो आपका भाई सिंथेटिक रबर है, पॉली ब्यूटाडाइन दिख रहा है। इसमें आपको मोनोमर यूनिट सीधी सीधी दिख रही है। ब्यूटाडाइन मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन की बात कर रहा है भाई। CH2 आपको पता है क्या होती है भाई? CH डबल बॉन्ड CH। तो ये आपकी क्या होती है भाई? 1,3 ब्यूटाडाइन यूनिट होती है, इसको ब्यूटाडाइन भी बोल सकते हैं।
इसकी यूनिट होता क्या सेम वही भी आपको पता है कि ऐसे 1000 यूनिट होती है एन वैल्यू में, तो पिछले वाली इस पे अटैक, ये यहाँ पे डीलोकलाइज और ये किसी अगले वाले पे अटैक। जुड़ने के बाद देखो ये किसी से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई CH2, उसके बाद ये बॉन्ड टूट के कहां से यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे CH था भाई आपका, ये वाला बॉन्ड टूट के किसी अगले से जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या भाई ये CH2 जो किसी अगले से जुड़ा, इसकी वैल्यू कितनी रही n, और इसी के लिए भी ब्यूटाइडीन था तो ये क्या हो जाएगा पॉली ब्यूटाइड। क्लियर है, ये आपका दूसरा था, ये भी आपका पॉलीब्यूटाइडीन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी इसकी एन वैल्यू लगा सकते हो। इसके बाद जो अगला आपका जो चलने वाला है, अगला जो आपका भाई नाइट्राइल रबर, अगला जो आपका सिंथेटिक रबर है नाइट्राइल रबर। देखिए कुछ नहीं, इजी, आपका जो 4th नंबर है नाइट्राइल रबर। नाइट्राइल रबर को भाई ब्यूना एन भी बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है आपका भाई ब्यूना एन बोला जाता है, ब्यूना एन भी इसका दूसरा नाम है, इसको ब्यूना एन भी बोलते हैं। होता है क्या इसमें, एक तो भाई 13 सेम वही 13 ब्यूटाडाइन की यूनिट होती, कुछ नहीं, वेरी इजी है। साथ में दूसरी जो होती एक्राइल और नाइट्राइल की, भाई इसमें नाइट्राइल वर्ड है, एक्राइल और नाइट्राइल क्या होता है, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होता है भाई आपकी, ये तो होती 13 ब्यूटाडाइन, और ये क्या होती है भाई आपकी एक्राइलो नाइट्राइल। अब बात की जब डिफरेंट टाइप की दो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती है तो आपका जो हेट्रोपोलिमराइजेशन होता है, पॉलीमर जुड़ने के बाद होगा क्या भाई, इसके बाद भाई सेम एक यूनिट इसकी आएगी, एक यूनिट इसकी आएगी, ये आपस में भाई पिछले वाली उसकी ये यूनिट इस पर अटैक कर रही है, ये यहाँ पे डीलोकलाइज, ये इस पर अटैक, ये किसी अगले वाली पे, ऐसे कंटिन्यू चल रहा, बनेगा क्या भाई, इस पर किसी ने अटैक किया CH2 से, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे शिफ्ट, तो इनके बीच में क्या आ गया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट चुका है जो कि किसी अगले वाले से जुड़ चुका है, ये वाला बॉन्ड किसी अगले वाले से जुड़ेगा, साथ में क्या CH जो कि किसी अगले वाले से जुड़ा, साथ में क्या जुड़ा भाई C, और इसकी यूनिट कितनी जुड़ती चलेगी भाई, तो दोनों की यूनिट कितनी N1, तो ये कितनी यूनिट जुड़ेगी N, और इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, अगर नाइट्राइल रबर या इसको बोलते हैं ब्यूनाइन। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा अगर बात करें पॉलीमर का आने वाला जो सवाल होता है, ब्यूनाइन काफी बार पूछा भी हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट। अगला वाला जो हम पॉलीमर पढ़ने वाले हैं वो आपका नियोप्रीन रबर भी कहते हैं, नियोप्रीन रबर। देखिए 5वें नंबर पे जो आता है नियोप्रीन रबर, इसको क्लोरोप्रीन रबर भी कहते हैं। नियोप्रीन रबर का और तीसरा नाम भी, इसको GRM भी और बोलते हैं, कि इसका तीसरा नाम भी और भी है, GRM भी नाम से भी इसको डिनोट करते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें क्लोरोप्रीन की यूनिट होती है, होता क्या है नियोप्रीन में क्लोरोप्रीन यूनिट होती है, देखना CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बाद जो CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक यूनिट जो जुड़ी होती है वो क्लोरीन की जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं भाई क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन और एक दूसरा नाम भी इसका नियोप्रीन भी बड़ा यूज किया जाता है। क्लोरोप्रीन में होता क्या है, इसमें सेम वही टर्म्स, इसका भाई पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, इसकी अगर n यूनिट है भाई, इसकी सेम यूनिट होमोपॉलीमर होता है, इसमें एक ही टाइप की यूनिट बार बार जुड़ रही होती है भाई, कोई ऐसी सेम यूनिट पिछली वाली इस पे अटैक, ये अगले वाली पे, ये किसे अगले वाली पे, जुड़ने के बाद आप खुद ही बता सकते सेम टाइप की यूनिट आपस में जुड़ती हुई चलती है तो होमोपॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। जुड़ने के बाद सेम के बाद ये क्या जुड़ेगा, इससे अटैक में CH2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड C, और C से क्या जुड़ा हुआ है Cl और CH2, ये जुड़ता हुआ चलेगा, कब तक जुड़ता चलेगा, जब तक इसकी वैल्यू क्या ना हो जाए n। इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसको एक तो बात है, ये तो आपका क्लोरोप्रीन था, क्लोरोप्रीन बोलते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई पॉली क्लोरोप्रीन, और पॉली इसी का दूसरा नाम है नियोप्रीन रबर भी बोलते हैं, इसको GRM भी बोलते हैं। इसके बाद जो आपका 6 नंबर पे जो बच्चा भाई आपका ABS रबर, देखिए उसमें क्या होता है, ABS रबर के बारे में अगर मैं बात करूं, उसमें 3 यूनिट होती है ABS में, देखना। इसके बाद जो अगला आपका सिंथेटिक रबर लास्ट जो है 6 नंबर पे ABS रबर। ABS रबर में क्या होता है, एक तो आपका भाई होता है 13 ब्यूटाडाइन, प्लस में अगर बात की जाए एक आपका होता है भाई एक्राइल और नाइट्राइल, और साथ में एक होता है आपका स्टाइरिन। इन तीनों में सेम वही यूनिट है, एक यूनिट तो भाई इसकी होती है, अगर बात है एक 20%, एक 30% और एक 50% के रेशियो में होता है। होता है क्या, इसमें एक बार सेम एक यूनिट इसकी होगी, फिर एक यूनिट इसकी, एक यूनिट इसकी, फिर वापस से एक यूनिट इसकी आ जाएगी। भाई पिछली यूनिट इसकी इस पे कैसे जुड़ेगी, उसने इस पे अटैक किया, ये यहाँ पे सिर्फ इसने इस पे अटैक किया, ये इसने इस पे अटैक, ये किसी सामने वाली पे। जुड़ने के बाद बनेगा क्या, देखना, ये तो हो गया CH2, ये बॉन्ड टूट गया CH, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा भाई, ये CH, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा सिंगल, ये किस पे अटैक किया, इस CH2 पे, इस CH2 के बाद ये कैसा बॉन्ड हो जाएगा सिंगल, और सिंगल से क्या जुड़ा हुआ साइड में Cn,
उसके बाद इसने इस पे अटैक कर रखा भी CH2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ये CH और C6H5, और ये जो यूनिट है इसकी कितनी यूनिट है भाई, इसकी N यूनिट, इसकी N यूनिट और इसकी N यूनिट, ये तो भी क्या हो जाएगा N यूनिट जुड़ती चली जाएगी। इसी को बोलते हैं ABS रबर बोलते हैं। क्लियर है? तो ये आपके भाई 6 एग्जांपल जो पढ़े हैं आपके सिंथेटिक पॉलीमर के, वेरी इजी, कुछ नहीं, बस आपको एक बार ऐसे बस उसकी मोनोमर यूनिट उसकी पता हो। ये जोड़ने का क्राइटेरिया कुछ नहीं, आपस में से जोड़ देना है, कुछ नहीं, वेरी इजी। और जितनी वैल्यू बस ब्रैकेट में डालते से कंटिन्यू चलती रहेगी, और कितनी चलती रहेगी, जितनी उसकी वैल्यू क्या हो। इसके अगले लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो कॉमर्शियली यूजेज के पॉलीमर है, वो भी सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे नायलॉन 6 वगैरह बहुत सारे काफी इंपॉर्टेंट है, बैकलाइट वगैरह, वो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। इसमें अगर आपको कोई भी व्यूज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके अच्छे से देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।